रुको, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां आपको मिलेगा मुश्किल से मुश्किल टॉपिक की सबसे आसान और एग्जाम ओरिएंटेड समझ। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि यही जानकारी आपके एग्जाम में काम आने वाली है। सबसे पहले ये देखना होता है कि शीर्ष पर कौन बैठा है। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व। हमारे स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हैं। अगर हम इसे कक्षा की तरह पढ़ें तो अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। जी, और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 53, जो कहता है कि देश की सारी कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होगी। लेकिन इसे इस तरह सोचिए, देश की इस विशाल संस्था में राष्ट्रपति एक चेयरपर्सन या अध्यक्ष की तरह है। बिल्कुल सही रूपक है ये, है ना? मतलब नाम और सम्मान उनका है, सारे बड़े फैसले उनके नाम की मोहर से होते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 75 है, हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वाला अनुच्छेद, जी, ये प्रधानमंत्री को इस पूरी संस्था के सीईओ की भूमिका में खड़ा कर देता है। सारा जमीनी काम और असल फैसले तो प्रधानमंत्री ही ले रहे हैं। यहाँ शक्तियों का ये बंटवारा समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करती है। अच्छा, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर हम अनुच्छेद 61 को देखें, महाभियोग की प्रक्रिया, जी हाँ, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तय करता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है कि जब चाहा तब राष्ट्रपति को हटा दिया। एकदम नहीं। ये प्रक्रिया इतनी सख्त इसलिए बनाई गई है ताकि पद की गरिमा बनी रहे। लेकिन साथ ही ये अनुच्छेद ये भी साबित करता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही क्यों ना हो, वो संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 72 है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ये पूरी तरह से एक मानवीय पहलू है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज पूछनी है। जी, पूछिए। अगर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद किसी को सजा सुना दी है, तो फिर राष्ट्रपति उस फैसले को क्यों बदलें? क्या ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं है? ये दखल नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम सेफ्टी वॉल्व है। देखिए, कोई भी न्याय प्रणाली पूरी तरह से अछूत नहीं हो सकती। हाँ, इंसान ही तो फैसले लेते हैं। बिल्कुल। अगर किसी मामले में कोई मानवीय भूल हो गई हो या सजा अपराध के अनुपात में बहुत ज्यादा सख्त प्रतीत हो रही हो, तो अनुच्छेद 72 उस गलती को सुधारने की एक अंतिम गुंजाइश छोड़ता है। समझ गया। इसके अलावा शीर्ष स्तर पर एक और बहुत दिलचस्प अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76, जो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब सरकार भी तो खुद में एक बहुत बड़ा तंत्र है ना, उसके खिलाफ रोजाना हजारों मुकदमे दायर होते हैं। जाहिर है, सरकार को भी तो अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील चाहिए। एकदम सही। अनुच्छेद 76 सरकार को देश का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार मुहैया कराता है, जो किसी भी अदालत में सरकार का पक्ष रख सकता है। अच्छा, इसके साथ स्रोत में एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक भी दी गई है। हाँ, वो नंबरों को याद रखने वाली ट्रिक। जी, 52 से 62 तक राष्ट्रपति और फिर 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद हैं। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और 65 उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाता है। जी, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इन नंबरों को क्रम में याद रखने का। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि चेयरपर्सन और सीईओ तो मिल गए, लेकिन ये संस्था चलेगी कि नियमों पर? नियम बनाने की जगह, यानी हमारी संसद। जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से देश के नियम कानून बनते हैं। संसद से जुड़े अनुच्छेद। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 79 संसद का गठन करता है। और फिर सदन आते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना होती है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की। और सदनों को चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था भी है। संसद के अधिकारी, जैसे अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए लोकसभा ने कोई बहुत महत्वपूर्ण कानून पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। गतिरोध की स्थिति। हाँ, दोनों सदनों में गतिरोध बन गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्रोत में अनुच्छेद 108 का जिक्र है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जी, जॉइंट सिटिंग। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। हाँ? अगर दोनों सदन एक साथ बैठेंगे
तो जाहिर है लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण फैसला उसी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो क्या ये संयुक्त बैठक एक तरह का टाई ब्रेकर है जो हमेशा एक ही तरफ झुका रहता है? ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हाँ, संयुक्त बैठक में पलड़ा हमेशा लोकसभा का भारी रहता है। और इसका कारण बहुत तार्किक है। वो कैसे? देखिए, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। अच्छा, हाँ। तो लोकतंत्र में जब भी कोई बड़ा टकराव होता है तो अंतिम जीत हमेशा सीधे जनता की आवाज की ही होनी चाहिए। इसलिए इस ढांचे को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है और शायद यही कारण है कि अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। एकदम सटीक। वित्त से जुड़े अनुच्छेदों में धन विधेयक बहुत अहम है। मनी बिल के मामले में तो राज्यसभा के पास लगभग कोई शक्ति होती नहीं है। सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते हैं ना? बस 14 दिन। इसके पीछे की पूरी कार्यप्रणाली इस विचार पर आधारित है कि पैसा सीधे तौर पर जनता का है, जो टैक्स के रूप में आता है। इसलिए उस पैसे को कहां और कैसे खर्च करना है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उन प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें जनता ने सीधे वोट देकर चुना है। बिल्कुल सही। इसके साथ ही संसद के सुचारू संचालन के लिए अनुच्छेद 105 भी बहुत अहम है, जो सांसदों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार देता है। विशेषाधिकार मतलब उन्हें आम नागरिकों से कुछ अलग छूट मिलती है? एक तरह से हाँ। लेकिन अगर कानून सबके लिए एक है तो सांसदों को ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि उनके काम करने की एक बुनियादी जरूरत है। कल्पना कीजिए कि एक सांसद को संसद भवन के भीतर सरकार की किसी नीति की कड़ी आलोचना करनी है या कोई घोटाला उजागर करना है। बिल्कुल। अगर उसे ये डर रहेगा कि उसके बयान के आधार पर बाहर कोई उस पर मानहानि का मुकदमा कर देगा, तो वो कभी भी बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पाएगा। ओह, समझ गया। अनुच्छेद 105 उन्हें संसद के भीतर बोलने की पूरी आजादी देता है, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के जनता के मुद्दे उठा सकें और सरकार से कड़े सवाल पूछ सकें। मतलब ये विशेषाधिकार उनके निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसद कानून तो बना देती है, नीतियां भी तय हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि देश चलाने के लिए भारी भरकम धनराशि की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा। तो ये पैसा कहां से आता है? और सबसे बड़ी बात, सरकारी खजाने की रखवाली कौन करता है? हमारे स्रोत वित्त से जुड़े कुछ अहम अनुच्छेदों पर प्रकाश डालते हैं। अनुच्छेद 112, 114 और 116। जी। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो अनुच्छेद 112 देश की चेकबुक है, लेकिन यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। हाँ, और वो जाल है शब्द बजट। बिल्कुल। अगर किसी परीक्षा में ये सवाल आ जाए कि बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है और कोई छात्र सीधे अनुच्छेद 112 पर निशान लगा दे, तो वो तकनीकी रूप से फंस सकता है। क्योंकि संविधान में बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अरे वाह, मतलब संविधान में बजट शब्द है ही नहीं? जी नहीं। अनुच्छेद 112 को बहुत ही स्पष्ट रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगर हम इसे क्लासरूम की तरह पढ़ें, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सरकार की साल भर की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा है। परीक्षा बनाने वाले अक्सर ऐसे ही तकनीकी शब्दों से खेलते हैं। और पैसे निकालने के लिए भी तो कोई नियम है? बिल्कुल। खजाने से पैसा निकालने के लिए अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित करना जरूरी होता है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना खजाने से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। और अनुच्छेद 116 वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान की बात करता है। तो अनुच्छेद 112 हमारी चेकबुक हो गई। अब अगर पैसा निकल रहा है तो कोई तो होगा जो दूरबीन लगाकर बैठा हो। जी, एक सख्त पहरेदार। हाँ, ये देखने के लिए कि वो पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं। स्रोत के अनुसार ये काम अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त होने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का है। कैग को आप देश का सबसे सख्त ऑडिटर कह सकते हैं। अनुच्छेद 149 उनके कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है। सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने हर एक खर्च का पाई का हिसाब कैग को देना होता है। अब यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये जवाबदेही तय कैसे होती है। वो कैसे? कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद की एक विशेष समिति उस रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती है। मतलब पूरी पारदर्शिता। बिल्कुल।
इस तरह जनता का पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं, इसकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। ये व्यवस्था सच में बहुत प्रभावशाली है। हमने केंद्र सरकार, उसकी संसद और उसके खजाने की बात कर ली, लेकिन भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं। हाँ, 28 राज्य हैं। जी, हर राज्य की अपनी राजनीति है, अपनी जरूरतें हैं, और अगर इतने बड़े पैमाने पर नियम टूटते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए न्यायपालिका भी है। बिल्कुल, न्यायपालिका और राज्य सरकार दोनों महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार न्यायपालिका से जुड़ा अनुच्छेद 124 है। अगर इसे पढ़ें तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। वहीं राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल और 1664 में मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। और राज्यों में न्याय के लिए अनुच्छेद 214 से उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? अगर हम इन अनुच्छेदों को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। अच्छा, वो पैटर्न क्या है? देखिए, अभी हमने चर्चा की कि केंद्र में पूरे देश के प्रमुख के रूप में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होते हैं। जी। ठीक उसी तरह राज्यों में अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल होते हैं। सही कहा। और केंद्र में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। और स्रोत बताते हैं कि राज्यों में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमा शक्ति है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार समानता है ना? परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये नंबरों को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है, केंद्र और राज्य के बीच ये पैरेलल्स खींचना। बिल्कुल। इस तरह की समानताएं संविधान के ढांचे को समझने में बहुत मदद करती हैं। और जब बात न्यायपालिका की आती है तो एक अनुच्छेद ऐसा है जो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, अनुच्छेद 226। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। जी। लेकिन ये रिट क्या होती है? क्या ये कोई आम शिकायत है जो पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है? नहीं, रिट कोई आम शिकायत नहीं है। ये एक तरह की इमरजेंसी हॉटलाइन है। इमरजेंसी हॉटलाइन? हाँ, मान लीजिए किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई सरकारी अधिकारी अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर काम करता है। ऐसी स्थिति में नागरिक सीधे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उच्च न्यायालय फिर एक रिट यानी एक बहुत ही सख्त कानूनी आदेश जारी करता है। अच्छा। यह आदेश सीधे उस अधिकारी या संस्था को ये बताने के लिए बाध्य करता है कि वो अपना काम सही से करे या कोई गैर कानूनी काम तुरंत रोक दे। ये शक्ति न्यायालय को कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का एक बहुत बड़ा अधिकार देती है। ये तो एक आम नागरिक के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल है। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की, चाहे वो संसद हो, चुनाव हो या न्यायालय, ये सब तब के लिए है जब देश में मौसम साफ हो, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा हो। जी, सामान्य दिनों में। लेकिन अगर अचानक कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई बाहरी देश हमला कर दे या देश में कोई बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब क्या होगा? क्या ये लंबी और जटिल व्यवस्था तुरंत कोई फैसला ले पाएगी? हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान निर्माताओं ने इसके लिए भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए थे, जिन्हें आपातकाल के प्रावधान कहा जाता है। और ये प्रावधान संविधान के लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्रोत में आपातकाल से जुड़े 3 मुख्य अनुच्छेदों का जिक्र है। जी। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। सामान्य दिनों में भारत एक संघीय ढांचे की तरह काम करता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र होते हैं। अगर आपातकाल लग गया तो क्या राज्यों की सारी शक्तियां छिन नहीं जाएंगी? क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये देखने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अच्छा। इसे इस तरह समझना चाहिए। जब कोई बड़ा संकट आता है तो हम 28 अलग-अलग राज्यों को अपनी अपनी दिशा में काम करने नहीं दे सकते। उस समय त्वरित और कड़े फैसलों की जरूरत होती है। बात तो सही है। इसलिए आपातकाल लगते ही हमारा संघीय ढांचा रातों रात एक एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। यानी देश की पूरी शक्ति एक जगह केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रित हो जाती है। कमाल है। संविधान बनाने वालों की ये दूरदृष्टि वाकई कमाल की थी कि उन्होंने दशकों पहले ही सबसे बुरे हालात की कल्पना कर ली थी और ये सुनिश्चित किया कि संकट के समय पूरा देश एक ही कमांड के तहत एकजुट होकर खड़ा रहे। मतलब जब तूफान आए तो सारे पतवार एक ही कप्तान के हाथ में आ जाए। बेहतरीन। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर नजर डालते हैं। ये सारी व्यवस्था, ये संसद, ये सर्वोच्च न्यायालय, ये खजाना, अंततः ये सब किसके लिए बनाया गया है? नागरिकों के लिए। जी। अब इस विशाल मशीनरी को जिंदा रखने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की बात करते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। जैसे अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। भाषा को लेकर अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी की बात करता है और 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। और सबसे जरूरी संस्थाएं अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग और 324 के तहत निर्वाचन आयोग। यहाँ दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बताइए। पहला है अनुच्छेद 300A। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। अच्छा, पहले ये मौलिक अधिकार था? जी, लेकिन आजादी के बाद जब सरकार को जमींदारी उन्मूलन और विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो ये मौलिक अधिकार आड़े आने लगा। समझ सकता हूँ। इसलिए संविधान में संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू? दूसरा है अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC। जी। देखिए, देश में सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन जो नीतियां बनती हैं उन्हें जमीन पर लागू करने का काम एक स्थायी कार्यपालिका करती है जो इन सिविल सेवकों से बनती है। ये आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश का प्रशासनिक ढांचा हमेशा एक योग्य और निष्पक्ष हाथों में रहे। प्रशासन की रीढ़। और अगर हम भारत के चुनावों के पैमाने को देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय प्रबंधन है, तो स्रोत में दिए गए अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का महत्व समझ में आता है। बिल्कुल आता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कोई छोटी बात नहीं है। अनुच्छेद 326 ये सुनिश्चित करता है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस पूरे ब्लूप्रिंट का एक सक्रिय हिस्सा बने। और ये निर्वाचन आयोग की ही ताकत है जो इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी की खून खराबे के हर 5 साल में ये महायज्ञ पूरा करवाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने जिन भी अनुच्छेदों को खोला और समझा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को ये समझना चाहिए